इंसान जिंदा रहते हैं अपने सपनों के लिए, अपने अपनों के लिए। लेकिन क्या हो अगर किसी के ये दोनों ही छिन जाए। कुछ बच्चे जिन्होंने भी अपने सपने देखे थे, जो कि अपनी फैमिली के साथ खुश थे, लेकिन उनके साथ एक दिन ऐसा कुछ होता है जिसने उन्हें पूरी तरीके से ला के रख दिया। बात है ईयर 845 की। शिंगानशिना नाम के एक विलेज में तीन बच्चे थे, एरेन, मिकासा एंड आर्मिन। दे वर हैप्पी विद देयर लाइफ। उस विलेज की कुछ बाउंड्रीज थी जहाँ पे सबको लगता था कि उनकी दुनिया बस उसके अंदर सीमित है, लेकिन इन तीनों को विश्वास था कि दुनिया उतने में सीमित नहीं है, उससे आगे भी कुछ चीजें हैं जो कि बड़े लोग उनसे छिपा रहे हैं। तभी उन बाउंड्रीज के सामने एक लाइटनिंग होती है एंड फिर जो एक अजीब सा क्रिएचर सामने आता है, उसने उनकी पूरी दुनिया हिला के रख दी। उन क्रिएचर्स का साइज एक आम इंसान से कई गुना बड़ा था और अजीब से दिखते थे वो लोग। उनकी वजह से दीवार में एक छेद हो जाता है एंड उसके अंदर वैसे ही दिखने वाले कई सारे टाइटन्स घुस जाते हैं। हाँ, उन क्रीचर्स को टाइटन कहते हैं हम लोग, जिसकी वजह से हजारों हजारों लोग मारे जाते हैं। कौन थे वो क्रीचर्स? उन्होंने ऐसा हमला क्यों किया? उन्होंने इतने सारे लोगों को क्यों मारा? इस वीडियो के एंड तक पता चल जाएगा कि अटैक ऑन टाइटन एनीमे इतना फेमस क्यों है। अटैक ऑन टाइटन जितना फेमस है उससे ज्यादा वो कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि कुछ भी चीजें कभी भी दिखाई जा रही है, एक प्रॉपर टाइमलाइन नहीं है उसका। तो इस वीडियो में हम लोग एक तरीके से अटैक ऑन टाइटन को देखने वाले हैं ताकि आराम से पूरी स्टोरी समझ आ जाए। पूरी स्टोरी जानने के लिए हमें पहले जाना पड़ेगा 2000 साल पहले। उस टाइम पीरियड में मेनली दो साम्राज्य थे, एक को समझो एल्डिया एंड दूसरे है मार्ले। इन दोनों के बीच में हमेशा लड़ाई चलती रहती थी और ऐसे ही एक बार एल्डिया अटैक करता है मार्ले पे एंड उनके एक गांव के ऊपर पूरी तरीके से कब्जा कर लेता है। वो वहाँ के लोगों को अपना स्लेव बना लेता है एंड उनको कुछ कुछ काम करने को दे देता है। वैसे ही एक लड़की थी यमीर। यमीर का काम था पिग्स का ध्यान रखना, लेकिन गलती से जहाँ पे पिग रहते थे एक दिन उसका गेट जो है वो खुला रह गया और फिर एक पिग वहां से भाग गया था, जो कि बाद में मरा हुआ पाया जाता है, जिसकी वजह से राजा को बहुत 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 गुस्सा आता है जस्ट एक पिग की वजह से। वो वहां के सभी लोगों को एक सभा में बुलाता है एंड कहता है तुम लोग शांति से बता दो कि किसने ये काम किया है, वरना मैं सबकी आंखें निकाल दूंगा। सब लोग डरे डरे अपनी उंगली यमीर के ऊपर कर देते हैं। उसके बाद किंग जो करता है उसी से समझ जाओगे कि वो कितना क्रूएल है। वो यमीर को भगाता है एंड उसके पीछे बहुत सारे सैनिकों को भेज देता है ताकि वो उसका शिकार कर सके। सिर्फ एक पिग की वजह से वो एक छोटी सी बच्ची को मार रहा था। यमीर अपनी जान बचा के भाग रही होती है। यमीर को बहुत ज्यादा चोटें लगी हुई थी एंड वो अपनी जान बचा के भाग रही थी। तभी वो देखते एक बड़े से पेड़ को, जहाँ पे थोड़ी सी जगह थी जहाँ पे वो छिप सकती थी, तो वो उसके अंदर चली जाती है। लेकिन वहाँ पे कोई जमीन नहीं थी, वहाँ पे था पानी, वहाँ पे वो गिर जाती है। यमीर पानी में डूब रही होती है, लेकिन फिर तभी एक अजीब सा क्रिएचर सामने आता है एंड उसकी स्पाइन के साथ चिपक जाता है। इसकी वजह से यमीर ट्रांसफॉर्म हो जाती है 250 फीट के एक अजीब से क्रिएचर में। इस क्रिएचर को हम लोग फाउंडिंग टाइटन भी कहते हैं। अब समझो, इस टाइम पे यमीर के पास बहुत बढ़िया मौका था कि वो वहां से भाग सकती है, क्योंकि इतने बड़े क्रिएचर से कौन ही पंगा लेना चाहेगा। लेकिन फिर भी वो उस लड़की को भागने के बजाय दोबारा किंग के पास आना समझ आता है। वो किंग के पास दोबारा जाती है एंड फिर वो अपनी पावर्स को किंग के लिए यूज करना चाहती है, और इतना ज्यादा भी शरीफ नहीं बनना था। किंग भी इसको देख के बहुत खुश होता है कि यमीर उसके लिए कितनी लॉयल है। तो किंग क्या करता है कि वो पहले सर्वेंट थी, अब उसकी पर्सन सर्वेंट यानी दासी से लेके राजदासी, तो उसका प्रमोशन हो गया। डैम क्या लड़की है ये। एक और बात, इस किंग का नाम है किंग फ्रिट्ज, समझ के रखना, याद रखना, ओके, किंग फ्रिट्ज। एंड फिर यमीर अपनी पावर को यूज करती है, बाकी राजाओं के साथ लड़ती है, उनका इलाका अपने तरफ ले लेती है और राजा की हेल्प करती है अपने साम्राज्य को बढ़ाने में। यमीर की पावर का इस्तेमाल सिर्फ लड़ाई के लिए नहीं कर रहे थे वो लोग बिल्डिंग बना रहे थे, रोड्स बना रहे थे एंड बहुत कुछ। कितने लोगों को लगता है कि इजिप्ट का पिरामिड भी यमीर ने बनाया है? जस्ट अ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी। ऐसे ही टाइम गुजरता रहता है और राजा को उसके ऊपर ज्यादा विश्वास होते जाता है, राजा और खुश होते जाता है एंड फिर उसका प्रमोशन दोबारा होता है। पहले वो दासी थी, फिर राजदासी, अब बन चुके उसकी बीवी। पीडोफाइल लगता है। आगे वही उसकी हेल्प से वो 3 बेटियों को जन्म देता है। नाम याद रखना, ठीक है? पहली है मारिया, रोजे, सीना। शीना वैसे है। ऐसे ही 5 साल और गुजरते हैं। वहां पे राजा अपनी सभा में बैठा हुआ था, तभी हर कोई उससे खुश नहीं था। एक आदमी उठता है, एक भाला उठाता है, उसके ऊपर फेंक देता है। लेकिन खुशी की बात होती है अगर राजा मर चुका होता, लेकिन
ymir आती है बीच में एंड वो अटैक वो अपने ऊपर ले लेती है, जिसकी वजह से ये दुष्ट राजा तो बच जाता है। लेकिन ymir ने ऐसा करने से पहले 2 बार भी नहीं सोचा था। ymir उसी टाइम पे मारी जाती है। किंग को डर था कि वो उन पावर्स को लूज कर देगी, क्योंकि मरने के बाद तो वैसे भी उसकी पावर जाने वाली थी। तो वो जो करता है वो बहुत ज्यादा क्रूएल है, बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग है। वो अपनी बीवी यानी ymir को कटवाता है एंड अपनी तीनों बेटी को फोर्सफुली खिला देता है उसे, ताकि ymir की पावर्स उसके पास चली जाए। ऐसे होता है। मैंने इस आदमी को पीडोफाइल कहा था, तो समझो क्यों। अभी ये 3 बेटियां थी, ये लोग प्रेग्नेंट होती हैं एंड फिर 8 और बच्चों को जन्म देती हैं, जो कि टाइटन्स होते हैं, मतलब जिनके पास टाइटन्स की पावर होती है। मीनवाइल ymir चली जाती है एक ऐसे डायमेंशन में जहाँ का टाइम और रियल वर्ल्ड का टाइम बहुत ज्यादा डिफरेंट था। अगर मानो रियल वर्ल्ड में अगर 1 सेकंड भी बढ़ा तो हो सकता है कि वहाँ पे सालों महीनों तक का अंतर आ सकता है। वहाँ पे वो वहाँ पे एक चमकता हुआ पेड़ देखती है जिसके 3 ब्रांचेस थे, जिसका मतलब है 3 टाइटन्स और बॉर्न हो चुके हैं। समझो ymir, ये नॉर्मल पेड़ जो है ये ymir का था एंड फिर यहाँ से 3 ब्रांचेस निकली, मारिया, शीना, रोज, ये 3 बच चुके हैं। तो जितने नंबर ऑफ ब्रांचेस होगी उतने नंबर्स ऑफ टाइटन होगा। थोड़े थोड़े टाइम के बाद हम देखते हैं वहाँ पे बहुत सारी ब्रांचेस हो जाती हैं, मतलब बहुत बहुत सारे टाइटन्स हो जाते हैं। ymir मरने के बाद भी राजा की गुलामी करती है एंड उस डायमेंशन में जिसको हम लोग पाथ कहते हैं, वहाँ पे भी वो बाकी सारे टाइटन्स की बॉडी प्रिपेयर करती है। वही है जो अपने छोटे छोटे हाथों से इतने बड़े बड़े टाइटन्स को बनाती है। उसको बनाने में बहुत टाइम बीत जाता है, लेकिन जैसे कि मैंने बताया वहाँ का टाइम और यहाँ का टाइम डिफरेंट है। लेकिन एक बात थी, अब जितने भी टाइटन्स आने वाले हैं वो 13 साल से ज्यादा जिंदा नहीं रह पाएंगे। अब सोचो कि 13 ही साल क्यों? क्योंकि 13 साल ymir ने राजा की गुलामी की थी मरने से पहले। कितनी लॉयल है यार ये। और ये 13 साल से ज्यादा जिंदा ना रहने वाली चीज को कर्स ऑफ ymir कहते हैं। जैसे स्टोरी स्टार्ट हुआ था ईयर 845 पे, तो अब हम लोग आ चुके हैं 700 पे, 245 ईयर्स पहले। तो इस टाइम पे एल्डिया और नेशन ऑफ हिजरू साथ में मिल जाते हैं। अब ये नेशन ऑफ हिजरू क्या है बाद में जानोगे, तो ये मिकासा के एंसेस्टर्स हैं, मतलब पूर्वज। ये लोग साथ में मिलते हैं क्यों? क्योंकि अब एल्डिया जो था अब थोड़ा सुधर रहा था। उसके 145th किंग कार्ल फ्रिट्ज चाहते थे कि अब मार्ले और एल्डिया के बीच की दुश्मनी थोड़ी सी कम की जाए या फिर खत्म की जाए। और सेम वैसे ही वो मिलते हैं टाइबर फैमिली से, जो कि मार्ले की एक प्रोमिनेंट रॉयल फैमिली थी। कार्ल फ्रिट्ज और टाइबर फैमिली दोनों एक दूसरे को विश्वास दिलाते हैं कि वो अब टाइटन्स की पावर का इस्तेमाल कभी वॉर के लिए नहीं करेंगे। लेकिन काश ऐसा होता। कार्ल फ्रिट्ज को मिलता है धोखा एंड उसे भगा दिया जाता है एक ऐसे आइलैंड पे जिसे लोग पैराडाइज आइलैंड कहते तो थे, लेकिन वो बहुत अजीब जगह थी। कार्ल फ्रिट्ज के साथ कुछ सारे एलियंस भी वहाँ पे जा चुके थे, उनको भगा दिया गया था एक्चुअली। कार्ल फ्रिट्ज इतना सब होने के बाद भी वो हार नहीं मानता एंड वो पैराडाइज आइलैंड को एक्चुअल में पैराडाइज बनाने की कोशिश करता है। वो 3 तरह की बाउंड्रीज बनाता है। सबसे बाहर वाली थी वॉल मारिया, फिर वॉल रोज एंड एंड में वॉल शीना, जिसके अंदर रॉयल फैमिली रहती थी, यानी कार्ल फ्रिट्ज खुद रहता था वहाँ पे। ये सारी वॉल क्लोजल टाइटन से बनी हुई थी। कार्ल फ्रिट्ज फिर पूरी दुनिया को धमकी देता है कि अगर उनके ऊपर किसी ने हमला करने की कोशिश भी की तो वो सारी बाउंड्रीज को तोड़ देगा एंड उसके अंदर से जितने भी क्लोजल टाइटन्स होंगे वो पूरी दुनिया को कुचल देंगे। यानी इसी चीज को हम लोग रंबलिंग कहते हैं। टाइबर फैमिली जिसके पास वॉल हैमर टाइटन था, उसकी हेल्प से वो बाकी 7 टाइटन्स को अपने कंट्रोल में ले लेता है। 8वां तो खुद कार्ल फ्रिट्ज था, वो तो भाग चुका था। अपने फाउंडर टाइटन की पावर की हेल्प से बाकी सब लोगों की मेमोरी को चेंज कर देता है और उनके दिमाग में ऐसा भर देता है कि उनकी दुनिया बस इन्हीं बाउंड्रीज के अंदर तक है। बाहर की दुनिया को टाइटन्स ने खत्म कर दिया है। ईयर 806, ये वो टाइम है जब ग्रीशा येगर यानी एरन के पापा का जन्म हुआ था। जब वो छोटे थे तो वो अपनी बहन के साथ एक जगह पे गए थे जहाँ पे एयरशिप लैंड हो रही थी। उस समय वो सिर्फ देखना चाहते थे एयरशिप को, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे 2 ऑफिसर्स होते हैं। एक का नाम था एरन क्रूगर, याद रखना एरन येगर नहीं एरन क्रूगर। वो ग्रीशा येगर को पकड़ लेता है एंड पूछता है कि वो लोग यहाँ पे क्यों आए हैं, क्योंकि उस जगह पे आना किसी भी नॉर्मल आदमी के लिए मना था। एरन क्रूगर ग्रीशा येगर को कहता है तूने यहाँ पे आके बहुत बड़ी गलती कर दी, अब तू बता तेरे साथ क्या किया जाए, तुझे माइंस में काम करने के लिए भेज दिया जाए या फिर तुझे बहुत बुरी तरीके से मारा जाए। तो ग्रीशा भी चूज करता है ब्रूटल बीटिंग को, मतलब मार खाने को। एरन ग्रीशा को बहुत बुरी तरीके से मारता है। मीनवाइल उसकी बहन को वो भेज देता है दूसरी कॉप के साथ। जब ग्रीशा अपने घर पहुंचता है उसे पता चलता है उसकी बहन को बहुत बुरी तरीके से मार दिया गया है। उसकी बहन की बॉडी पे कुत्तों के बहुत सारे निशान थे
वो दूसरा ऑफिसर जो उसे लेके गया था उसने बहुत सारे कुत्तों की हेल्प से उसको कटवाया एंड फिर मार भी दिया। इसकी वजह से ग्रीशा को सदमा लगता है। मीनवाइल हमें पता चलता है जो एरन क्रूगर था उसके पास अटैक टाइटन की पावर्स है एंड उसी एरन क्रूगर को लोग द आउल कहते हैं। उसने एक ऐसा ग्रुप बना रखा था जो कि मार्ले को बहुत बुरी तरीके से नफरत करता है। ग्रीशा जब बड़ा हो जाता है वो भी उसी ग्रुप को ज्वाइन करता है। वहीं पे उसे मिलती है डीना फ्रिट्ज जो कि बाद में उसकी वाइफ बनती है। डीना फ्रिट्ज एक रॉयल फैमिली से आती थी जैसे कि उसके नाम में फ्रिट्ज है। मीनवाइल मार्लियन डिसाइड करते हैं कि वो लोग एलियन के बच्चों को ट्रेनिंग देंगे ताकि वो लोग बाद में टाइटन्स की पावर को इनहेरिट कर सके। क्योंकि तुम लोग जानते हो कोई भी आदमी जिससे मेन 9 टाइटन में से किसी की पावर इनहेरिट कर रखी है वो 13 साल से ज्यादा उसको यूज नहीं कर सकता ड्यू टू कर्स ऑफ ymir। और इसके बदले उस बच्चे की पूरी फैमिली को परमानेंट सिटीजनशिप मिल जाएगी। उनको रहने को एक अच्छा घर मिल जाएगा जिसकी वजह से सारे पेरेंट्स भी खुश थे। वो अपनी मर्जी से अपने बच्चों को भेज रहे थे ताकि वो लोग ट्रेनिंग करें एंड टाइटन बन के निकले। तो सेम ग्रीशा भी अपने बच्चे पे यानी जीक के ऊपर प्रेशर डालता है कि वो भी टाइटन बने, लेकिन जीक उतना कैपेबल नहीं था, उसकी बॉडी इतनी तैयार नहीं थी, वो बार बार फेल हो रहा था। जीक कहीं से सुनता है कि उसके पेरेंट ग्रीशा और डीना एरन क्रूगर के साथ मिले हुए हैं जो कि मारने के खिलाफ है। तो फिर सेम जीक अपने पेरेंट्स को वहां से निकलने के लिए कहता है लेकिन वो लोग नहीं मानते और इसकी शिकायत जीक कर देता है मिलिट्री को। फिर मिलिट्री आती है एंड ग्रीशा और डीना को पकड़ लेते हैं। मार्ले में ऐसा था कि जितने भी लोग देशद्रोही होते हैं उनको बाउंड्रीज पे लेके जाके टाइटन बना के भेज दिया जाता है पैराडाइज आइलैंड पे। तो सेम ग्रीशा और डीना के साथ भी होने जा रहा था। सेम डीना फ्रिट्ज को एक इंजेक्शन दिया जाता है जिसकी वजह से वो टाइटन में ट्रांसफॉर्म हो जाती है एंड फिर उसे भेज दिया जाता है पैराडाइज आइलैंड पे। जब सेम ग्रीशा के साथ होने वाला था वहां पे एरन क्रूगर आता है, वो ट्रांसफॉर्म होता है टाइटन में एंड वहां के सभी लोगों को मार देता है ग्रीशा को छोड़ के। एरन अपने अटैक टाइटन की पावर को ग्रीशा को सौंपता है क्योंकि उसका टाइम भी बहुत नजदीक था, उसके 13 साल कंप्लीट होने वाले थे। एरन को ग्रीशा से बहुत ज्यादा ही उम्मीद थी। तो अब ग्रीशा अटैक टाइटन बन चुका है एंड वो भटकता भटकता चला जाता है पैराडाइज आइलैंड पे। अब समझो पैराडाइज आइलैंड पे क्या गोलमाल चल रहा था। कार्ल फ्रिट्ज जो कि वहाँ का किंग था उसको मार दिया गया एंड उसकी जगह पे कुछ अजनबी लोग आपको फेक किंग बताने लगे, मतलब किंग बताने लगे। खैर उस टाइम पैराडाइज आइलैंड पे एपिडेमिक फैल रहा था। खैर उस टाइम ग्रीशा सामने आता है एंड सबकी ट्रीटमेंट करता है क्योंकि मार्ले में वो बाय प्रोफेशन डॉक्टर ही था। एंड उसी दौरान वो मिलता है कार्ला से जो कि उसकी सेकंड वाइफ होने वाली है। एंड हाँ, एरन की मम्मी भी। अब टाइम आ चुका है ईयर 837 से लेके 844 तक। एक नई बात, फ्रिट्ज फैमिली जिसे हम लोग रॉयल फैमिली मानते थे वो एक्चुअल रॉयल फैमिली है ही नहीं, और जो एक्चुअल रॉयल फैमिली है उनका नाम रीज है। उस टाइम भी टाइटन की पावर शिफ्ट हो रहा था एंड फ्रीडा रीज नाम की एक मोहतरमा को फाउंडिंग टाइटन्स की पावर सौंप दी जाती है। दूसरी तरफ मार्ले में जीक के पास आ जाता है 20 टाइटन की पावर्स। जीक फिर 5 और बच्चों को सेलेक्ट करता है जिनको वो टाइटन बना सकता है और इसी के साथ रायनर बनता है आर्मर टाइटन, आनी बनती है फीमेल टाइटन, बेरेटोल्टो बनता है क्लोजल टाइटन, मार्सेल गेलियार्ड को मिलता है जॉ टाइटन की पावर एंड पीक फिंगर को मिलती है कार टाइटन की पावर। पैराडाइज आइलैंड पे लीवाई अपने दोस्तों को खोने के बाद ज्वाइन कर लेता है सर्वे कॉप्स को। मिकासा जो कि हमारी मेन फीमेल कैरेक्टर है, उसकी फैमिली को कुछ गुंडे लोग मार देते हैं एंड वो लोग मिकासा को भी मारने वाले होते हैं, लेकिन तभी एरन और ग्रीशा वहां पे आ जाते हैं। एरन फिर उन गुंडों को अपने हाथों से मारता है। उस टाइम रात हो रहा था एंड हर जगह पे ठंड थी, तो फिर एरन अपना मफलर उसको देता है और मिकासा एरन के एफर्ट देख के उसको लाइक करने लगती है। ग्रीशा येगर क्योंकि मिकासा के पापा और वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे तो फिर वो मिकासा को अडॉप्ट कर लेते हैं। तो ये टाइम है ईयर 845 से लेके ईयर 850 तक। तो इसी टाइम 13 रेजिमेंट ऑफ सर्वे कॉप्स का लीडर बन जाता है एरविन स्मिथ। आगे देखने इसके पास बहुत ज्यादा दिमाग है। वहाँ मार्ले पे वो उन 5 बच्चों को भेज दिया जाता है पैराडाइज आइलैंड पे एक मिशन को करने, और ये वही टाइम है जब एरन मिकासा और आर्मिन के साथ सोच रहा था उस दीवार के बाहर जाने का, लेकिन तभी उनके विलेज शिंगानशिना पे अटैक होता है क्लोजल और आर्मर टाइटन का। वो लोग आते हैं, दीवार में एक छेद होता है एंड उसी छेद से बहुत सारे टाइटन्स अंदर आते हैं। इस चीज की वजह से लाखों लोगों ने अपनी जिंदगी गंवाई, यहाँ तक कि एरन ने अपनी मम्मी को खोया। एरन के आंखों के सामने उसकी मम्मी को एक टाइटन ने चबाया, और यही टाइम था जब एरन ने डिसाइड कर लिया था कि वो सभी टाइटन्स को मार के अपनी मम्मी का बदला लेगा। एक फन फैक्ट बताऊं, ग्रीशा की दूसरी वाइफ यानी एरन की मम्मी को ग्रीशा की पहली वाइफ नहीं मारा। इस टाइम पीरियड में एक और चीज होता है, जो अपना ग्रीशा येगर है वो वहां पे चल जाता है जहाँ पे फाउंडिंग टाइटन का शिफ्टर चेंज हो रहा था। उसकी पावर दूसरे आदमी को दी जा रही थी। वो सोच के तो ये गया था कि वो उन लोगों को मार देगा, लेकिन उसके अंदर से उतनी हिम्मत नहीं थी। एंड तभी फ्यूचर से एक आदमी आता है एंड वो कोई और नहीं, फ्यूचर का एरन येगर ही था। ग्रीशा उसके बहकावे में आके सभी लोगों को मार देता है एंड फाउंडिंग टाइटन्स की पावर अपने पास ले लेता है। अब ग्रीशा के पास पहले तो अटैक टाइटन की पावर थी ही, अब उसके पास फाउंडिंग टाइटन की भी पावर आ जाती है।
ग्रीशा फिर एरन को ढूंढता है एंड उसे एक कोने में लेके जाता है। ग्रीशा के पास एक सीरम था जिसकी हेल्प से सामने वाला बंदा टाइटन बन सकता है एंड उसका यूज वो एरन पे करता है। तो एरन अब टाइटन बन चुका है और इसके बाद जो वो करता है वो अपने आप को उसको खिला देता है। मतलब अब फाउंडिंग टाइटन की पावर साथ ही साथ अटैक टाइटन की पावर उसके पास है। रॉड्रिग्स जो कि एक रॉयल फैमिली का बंदा था, उसने अपनी बेटी के सामने ही अपनी बीवी को मार दिया ताकि उसकी बेटी उसके खिलाफ ना जाए। उस बेटी का नाम हिस्टोरिया था जो कि अब सर्वे कॉर्प्स में चली जाती है। वो भी सर्वे कॉर्प्स को ज्वाइन करती है और एक फेक नेम के साथ, क्रिस्टा लेंस। अच्छा, मैंने अभी तक सर्वे कॉर्प्स के बारे में नहीं बताया। सर्वे कॉर्प्स एक तरह से मिलिट्री समझो जो कि टाइटन्स के खिलाफ बनी है। वो दीवार के बाहर या फिर दीवार के अंदर जितने भी टाइटन्स होते हैं उन सभी को मारती है ताकि अंदर के लोग सेफ रह सके। शिंगानशिरा विलेज में इतने सारी चीजें होने के बाद एरन, मिकासा, आर्मिन ज्वाइन कर लेते हैं सर्वे कॉर्प्स को कि एरन को बदला लेने के लिए उसको सिर्फ एक ही तरीका दिख रहा था जो कि था सर्वे कॉर्प्स को ज्वाइन करना। टाइम है ईयर 850 का, जब एरन अपना काम कर रहा था यानी वॉल्स पे रह के निगरानी कर रहा था हर जगह की। अचानक से सेम एक स्पार्क होता है एंड वहाँ पे क्लोजल टाइटन आ जाता है। क्लोजल टाइटन के साथ बहुत सारे टाइटन अंदर आने लगते हैं एंड उनके साथ अब सभी सर्वे कॉर्प्स लड़ने लगते हैं। लेकिन इसी फाइट में बहुत सारे लोगों ने अपनी जान भी गंवा ली एंड उन्हीं में से एक एरन होने वाला था क्योंकि उसे भी एक टाइटन ने खा लिया था। लेकिन तभी उस टाइटन के पेट में कुछ अजीब सा होता है जिसकी वजह से एरन अपने अटैक टाइटन के फॉर्म में आ जाता है। अटैक टाइटन के फॉर्म में आने के बाद वो एक के बाद एक टाइटन्स को मारते जाता है। इसी के साथ उस टाइम पीरियड में सभी टाइटन्स को खत्म करके वो अपने विलेज को बचा लेता है। एरन की इस न्यू टाइटन की पावर को देख के बहुत सारे लोग हैरान थे और सही में कोई चाहेगा कि नहीं कि ऐसी खतरे वाली चीज उनके साथ रहे। एंड सेम कुछ मिलिट्री वाले लोग एरन को पकड़ लेते हैं क्योंकि एरन उनके लिए खतरा था। लेकिन तभी एंट्री होती है मिलिट्री की कमांडर की जिनका नाम था डॉन पिक्सेस। डॉन पिक्सेस बाकी सारे मिलिट्री वालों को ऑर्डर देते कि वो एरन को ना मारे। आर्मिन उस टाइम पे एक सजेशन देता है कि एरन की इस न्यू पावर की हेल्प से वो दोबारा शिंगानशिरा की वॉल जो टूटी हुई है उसको सील कर सकते हैं। डॉन पिक्सेस को ये आइडिया बढ़िया लगता है एंड वो चाहते हैं कि वो ऐसे ही करे। एंड सेम कुछ टाइम बाद उनको एक मिशन मिलता है जिसमें उनको शिंगानशिरा के विलेज की उस टूटी हुई दीवार को जोड़ना होगा। तो सभी निकल जाते हैं उस मिशन को पूरा करने। एरन अपना कंट्रोल खो चुका था, वो बाकी सब पे अटैक करने लग रहा था। लेकिन मिकासा के एफर्ट्स के बाद एरन दोबारा अपने होश में आता है एंड उस दीवार को सील कर देता है। तो ये टाइटन्स के खिलाफ इंसानों की पहली जीत थी। इसके बाद एरन को ले जाए जाते एक कोर्ट जैसी जगह पे जहाँ पे डिसाइड होना था एरन को रखा जाए या फिर मार दिया जाए क्योंकि कहीं ना कहीं वो इंसानों के लिए खतरा हो सकता है। लेकिन फिर वहाँ पे आता है लीवाई। वो एरन को थोड़ा बहुत प्यार करने के बाद सबको मना लेता है कि वो उसके साथ रहे। तो अब लीवाई की टीम में आ चुका है एरन। एरन फिर लीवाई के साथ ट्रेनिंग करता है और फिर धीरे धीरे अपने टाइटन पावर को और सीखता रहता है। खैर अब टाइम आ चुका था, सभी सर्वे कॉर्प्स के मेंबर तैयार होते हैं वॉल्स के बाहर जाने के लिए। वो टाइटन्स के बारे में और जानना चाहते थे, इसलिए वो एरन को ऐसे चारा बना के बाहर लेके जाते हैं ताकि एक फीमेल टाइटन जो कि वहाँ पे घूम रही थी वो पकड़ी जा सके। और होता भी ऐसे है, वहाँ पे फीमेल टाइटन आ जाती है। तो अब टाइम आ चुका है एरविन का अपना दिमाग यूज करने का। तो एरविन अपना दिमाग यूज करता है एंड उस फीमेल टाइटन को अपने जाल में फंसा लेता है। लेकिन फीमेल टाइटन अपनी कुछ पावर्स को यूज करती है और बहुत तेज से चिल्लाने लगती है जिसकी वजह से सामने पड़े बहुत सारे टाइटन्स उसे आते हैं और उसे खा जाते हैं। हाँ, वो अंदर से एनी मरी नहीं है लेकिन उसकी बॉडी को खा जाते हैं और वहां से एनी भाग जाती है। उस टाइम तक किसी को पता नहीं था कि एनी फीमेल टाइटन है। लेकिन आर्मिन अपना एक थोड़ा सा समझदार था, उसे शक हो चुका था कि एनी के ऊपर। आर्मिन सबके साथ मिलकर एक प्लान बनाता है जिससे वो फीमेल टाइटन को पकड़ सके। उसका प्लान सक्सेसफुल होता है एंड वहाँ पे फीमेल टाइटन आ जाती है, यानी आनी वहाँ पे आ जाती है। जब आनी को पता चलता है कि ये सभी एक चाल है तो वो अपने टाइटन फॉर्म में आ जाती है एंड फिर वो एरन के साथ लड़ने लगती है। एंड उससे लड़ने के लिए एरन भी अपने अटैक टाइटन के फॉर्म में। दोनों के बीच में थोड़ी बहुत तगड़ी लड़ाई होती है, लेकिन जब एनी हारने लगती है तो वो अपने बॉडी को छोड़ के एक अजीब से क्रिस्टल के अंदर छिप जाती है। वो क्रिस्टल बहुत ज्यादा ही मजबूत था, उसको तोड़ना बिल्कुल इम्पॉसिबल था। तो इस लड़ाई के एंड में सबने आनी को पकड़ तो लिया लेकिन उसका कुछ फायदा नहीं हुआ क्योंकि वो आनी से कुछ भी पूछताछ नहीं कर सकते। लेकिन इस लड़ाई के एंड में हमें एक नई बात पता चलती है। हमें तो पहले से पता थी लेकिन बाकी सबको पता चलता है कि ये जो दीवारें हैं वो सभी क्लोजल टाइटन की हेल्प से बनी है। फिर एक टाइम आता है जब एरन और उसके सभी दोस्त एक दीवार पे थे अपने मिशन के लिए। वहाँ पे राइनर और बैटहोल्ट भी थे एंड वो दोनों एरन को बताते कि वही क्लोजल और आर्मर टाइटन है और वो एरन को अपने साथ मिलाना चाहते थे। लेकिन एरन उनकी बातों में नहीं आता, वो पीछे हटता है एंड पीछे से मिकासा आती है एंड बैटहोल्ट को मार देती है। उसके बाद बैटहोल्ट ट्रांसफॉर्म हो जाता है क्लोजल टाइटन में एंड उसको देख के राइनर भी अपने आर्मर टाइटन में। राइनर से लड़ने के लिए एरन अपने अटैक टाइटन के फॉर्म में आ जाता है और वो जब राइनर को हराने वाला था तभी ऊपर से क्लोजल टाइटन गिरता है एंड फिर एरन को वो लोग आराम से हरा देते हैं।
मतलब समझो 2v1 हो रहा था वहाँ। एरन को पकड़ के वो लोग बहुत दूर लेके जाते हैं। बाकी वहाँ पे खड़े एरन के दोस्त वो लोग कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि उनके पास कोई घोड़े नहीं थे एंड हॉर्सेस का होना उनके लिए बहुत जरूरी था, वरना फिर वो एक जगह से दूसरी जगह सेफली ट्रैवल नहीं कर सकते। तो फिर जैसे ही घोड़े आते हैं वो लोग तैयार हो जाते हैं चलने के लिए। राइनर एरन को छिपा रहा था एक जंगल में, लेकिन ज्यादा टाइम होता नहीं है एंड वहाँ पे उसके दोस्त आ जाते हैं। पहले तो सब लोग राइनर को आराम से समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन राइनर उनकी एक भी नहीं सुन रहा था। फिर एरविन अपने दिमाग को एक बार और यूज करता है, सभी टाइटन्स को जो उसके पीछे थे उनको ट्रांसफर कर देता है राइनर पे। उसके पास बहुत दिमाग था, ठीक है ना। लेकिन इसकी वजह से एरविन का जो राइट आर्म था वो कट जाता है, उसको एक टाइटन खा लेता है। तो अब राइनर के पास और कोई ऑप्शन नहीं था, वो एरन को छोड़ के वहां से भागने लगता है। एरन के सामने डीना फ्रिट्ज का वो टाइटन जिसने उसकी मम्मी को मारा था वो सामने आता है एंड एरन उसको एक पंच मारता है, जिसकी वजह से एरन की फाउंडिंग टाइटन्स की पावर्स अब अचानक से अवेक हो गई थी। वो पंच मारते मारते बोल रहा था मर जाओ, एंड होता भी ऐसे है। बाकी सारे टाइटन्स वहां पे आते हैं एंड उस डीना फ्रिट्ज के टाइटन को खा लेते हैं। उस टाइम तक किसी को समझ नहीं आ रहा था कि सभी टाइटन्स एरन की बात क्यों मान रहे हैं। कुछ टाइम के बाद सबको पता लगता है कि जो टाइटन्स हैं वो सभी एक्चुअल में इंसान थे। एरन लीवी के एक स्पेशल ग्रुप को ज्वाइन करता है जहाँ पे बहुत सारे मेंबर्स थे और उन्हीं मेंबर में से एक थी हांजी, जिसको टाइटन से बिल्कुल डर नहीं लगता था, बल्कि वो एरन के टाइटन के ऊपर कई तरह के एक्सपेरिमेंट किया करती थी। तो कुछ टाइम बाद एक नया कैरेक्टर आता है जिसका नाम था कैनी। वो हिस्टोरिया और एरन को पकड़ के कहीं पे लेके जाता है। हिस्टोरी को तो हम देखते हैं वो रॉड रीस के पास थी, लेकिन जब एरन होश में आता है तो हमें पता चलता है कि वो वहीं पे है जहाँ पे फाउंडिंग टाइटन्स की पावर्स शिफ्ट होती है दूसरे बंदे में। तो समझो आखिर वहाँ पे चल क्या रहा था। रॉडिस यानी हिस्टोरी के पापा वो चाहते थे कि हिस्टोरिया अब एरन को खा के फाउंडिंग टाइटन्स की पावर अपने पास ले ले, लेकिन वो अपने इस प्लान में कामयाब होते नहीं है क्योंकि हिस्टोरिया का मन भी नहीं था ये करने का, और साथ ही साथ एरन के दोस्त वहाँ पे आ जाते हैं उसे बचाने। एरन आर्मर सिरम को पीता है जो कि वहाँ पे पड़ा हुआ था। उसकी हेल्प से उसके अंदर एक एबिलिटी आ जाती है कि वो चीजों को बहुत ज्यादा क्रिस्टल लाइक चीजों में बदल सकता है। हाँ, वैसे जैसे आनी ने अपने आप को बदला था। एरन के दोस्त वहाँ पे आते हैं एंड एरन को बचा के वहाँ से ले जाते हैं। फिर अगेन एरविन का दिमाग चलता है एंड वो एक प्लान के साथ आता है। वो एरन की हेल्प से उस रॉड रीस वाले टाइटन के मुंह में बहुत सारे एक्सप्लोजिव भर देता है और जैसे ही वो एक्सप्लोड होता है वैसे उसके चिथड़े उड़ जाते हैं एंड बहुत सारे पीसेस हो जाते हैं। एंड वहीं पे बाकी सारे सर्वे कॉप्स के मेंबर उन पीसेस को काट रहे थे ताकि वो अगर जमीन पर गिरता तो वहाँ पे बहुत ज्यादा तबाही मच सकती थी। हिस्टोरिया अपने पापा के साथ स्पेशल कनेक्शन शेयर करने की वजह से उसे पता चल चुका था कि उसके पापा कहाँ पे हैं। वो वहाँ पे जाती है एंड उन्हें भी मार देती है और इसी के साथ हिस्टोरिया बन जाती है वहाँ की नई क्वीन। कुछ टाइम बीतने के बाद सभी लोगों को एक नया मिशन मिलता है और इसी के साथ सारे सर्वे कॉप्स के बंदे रेडी हो जाते हैं वहाँ पे जाने के लिए। वो लोग बाउंड्रीज पे पहुँचते हैं तो वो लोग देखते हैं वहाँ पे आग जल रही थी, इसका मतलब वहाँ पे कोई ना कोई कैंप लगा के बैठा हुआ था। तो फिर सब लोग ऐसे ढूंढने लगते हैं कि वहाँ पे कौन था एंड सभी का अंदाजा सही था, वहाँ पे कोई और नहीं राइनर छिपा हुआ था। और जैसे ही वो लोग राइनर के ऊपर हमला करने जाते हैं राइनर कन्वर्ट हो जाता है अपने टाइटन के फॉर्म में। तभी हमें पता लगता है ये सभी राइनर और जीक की एक चाल थी। वहाँ पे बहुत सारे टाइटन्स कन्वर्ट हो जाते हैं। उनको लीड कर रहा था बीस्ट टाइटन यानी जीक। वो पत्थर को उठाता उसके पीसेस करता एंड उनको ऐसे फेंकता जिनकी वजह से बहुत सारे लोग मारे जा रहे थे। भले ही उसके अटैक से बहुत सारे इंसान मर रहे थे, लेकिन उनका मेन टारगेट था हॉर्सेस। अगर हॉर्सेस को मार दिया तो वो लोग वहां से बच के नहीं भाग सकते, यानी सभी के सभी सर्वे कॉप्स के मेंबर वहीं पे फंस जाएंगे एंड उनको आराम से लोग खत्म कर सकते हैं। एरविन का उस टाइम पे दिमाग थोड़ा सा शांत था, वो बैठ के सोच रहा था कि करे क्या। तभी लीवाई आता है, उसको थोड़ा सा मोटिवेशन देता है। हाँ, मोटिवेशन। के बाद एरविन का थोड़ा दिमाग चलता है एंड वो आता है एक प्लान के साथ। उसका प्लान था कि सभी लोग जीक की तरफ भाग के जाएंगे और लीवाई साइड से घूम के आएगा और जीक को आराम से पेल देगा। और होता भी कुछ ऐसा ही। लीवाई फाइनली वहां पे पहुंच जाता है और बीस्ट टाइटन की जो बैंड बजाता है, तो उसने बीस्ट टाइटन को बहुत 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 बुरी तरीके से मारा। लेकिन इस लड़ाई के बाद एरविन मरने वाली हालत में आ चुका था। लेकिन जीक से निपटने के बाद भी सिचुएशन और खराब हो जाती है। वहाँ पे बेल्टहोल्ड आता है और अपने क्लोजर टाइटन के फॉर्म ले लेता है। एरविन उस क्लोजर टाइटन को निपटाना चाहता था, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। भले ही उसकी स्पीड स्लो हो, लेकिन उसका साइज बहुत बड़ा है एंड उसके पास जाना बहुत ज्यादा ही मुश्किल है, क्योंकि जैसे जैसे उसके पास जाते हैं टेम्परेचर बढ़ने लगता है। एंड होता भी सेम है। आर्मी जब उसके पास जाता है वो पूरी तरीके से जल जाता है। आर्मिन मरने की हालत में आ चुका था। दूसरी तरफ मिकासा राइनर को निपटा रही थी। जब एरन को पता चला कि क्लोजर टाइटन ने आर्मिन का बहुत बुरी तरीके से मारा है, तब एरन वहां पे जाता है एंड उसको निपटा देता है। वो बेल्टहोल्ड को पकड़ता है एंड लीवाई के पास ले जाता है। लीवाई के पास एक सीरम था जिसकी वजह से वो इंसान को टाइटन में बदल सकते हैं। एंड क्योंकि वहाँ पे बेल्टहोल्ड था, अगर वो टाइटन बेल्टहोल्ड को खा लेता, यानी उसके पास अब क्लोजर टाइटन की पावर आ जाती, यानी कहीं ना कहीं वो आदमी बच जाता।
तो लिवाई के पास ऑप्शन था कि या तो वो एरविन को बचाए या फिर आर्मिन को, लेकिन बहुत ज्यादा सोचने के बाद वो आर्मिन को ही बचा लेता है और इसी के साथ ये सारी लड़ाई यहीं पे खत्म हो जाती है। सभी की बहादुरी देख के हिस्टोरी सबको अपने पास बुलाती है ताकि वो सबको मेडल दे सके। जब एरन हिस्टोरी का हाथ पकड़ता है तो उसे बहुत सारी चीजें दिखती हैं एंड उनमें से बहुत सारी चीजें फ्यूचर में होने वाली हैं। और जब एरन दोबारा प्रेजेंट में आता है वो रो रहा था, उसने कुछ ऐसा देखा जिसको वो सह नहीं सकता। तो अब टाइम है 851 से लेके 854 का और इस टाइम पे माले के खिलाफ बहुत सारी कम्युनिटीज बनते जा रही थी और ये लोग एंटी माले कहलाते हैं क्योंकि वो मार्ले के दुश्मन थे। तो उनके साथ एक ही साइड बचता है, वो है एलिया का। वो जाते पैराडाइज आइलैंड पे एंड वहाँ पे बहुत सारी चीजों का डेवलपमेंट करते हैं। और इस टाइम तक एरन बहुत डार्क हो चुका था, मतलब इसकी शक्ल देखो तुम, बंदा कहीं ना कहीं अपने आप से लड़ रहा है, अंदर अंदर घुट रहा है। वो एरन ने फ्यूचर देख रखा है एंड उसे पता कि वो फ्यूचर में जाके क्या करने वाला है। भले वो चाहता है उसे करना या नहीं, लेकिन उसे अपने दोस्तों के लिए वो चीजें करनी पड़ेगी ताकि एलियन और उसके सभी दोस्त आराम से रह सके इस दुनिया में। इसी टाइम पे एरन और उसके दोस्त जाते हैं मार्ले सिटी में। वहाँ पे वो लोग कुछ शरीफ लोगों से मिलते हैं, मतलब मार्ले जैसी जगह पे ऐसे भी लोग हैं जिनके अंदर दिल है। एरन को वहाँ पे 2 बच्चे मिलते हैं एंड एरन उनको गले लगा के रो रहा था। वो ऐसा क्यों कर रहा था थोड़ी देर बाद बताऊंगा। एरन मार्ले में जहाँ पे भी जाता वो देखता कि लोग जो हैं पैराडाइज एरन को हेट करते हैं। यहाँ तक कि एक जगह पे टाइबर फैमिली सभी को बुला के एरन कितना खतरनाक हो सकता है उसके बारे में बता रही थी। यहाँ तक कि वो लोग ये भी कहते हैं कि एरन इस दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा है। मीनवाइल एरन राइनर से मिलता है और राइनर वहाँ पे उससे माफी मांग रहा था क्योंकि उसने जो भी चीजें की थी उसके साथ उसका उसे पछतावा हो रहा था। पर एरन उसे माफ नहीं करता एंड वो जहाँ पे था उस एरिया को खत्म कर देता है पूरी तरीके से। टाइबर फैमिली में वॉलहैमर टाइटन की पावर थी तो वो लोग ट्रांसफॉर्म होते वॉलहैमर टाइटन में ताकि वो एरन को रोक पाए। वो लोग इस चीज में फेल होते हैं एंड एरन उनको मार के उनको डिवोर कर लेता है, यानी उनको खा लेता है, जिससे उनकी पावर उसके पास आ जाती है। मिकासा एंड एरन के बाकी सारे दोस्त वहाँ पे चीजें संभाल रहे थे। जितने भी पुलिस वाले ऑफिसर थे, जितने भी बाकी लोग थे, उनको निपटा रहे थे। जब वो वहाँ से जाने लगते हैं तभी उनके शिप में फाल्को और गाबी नाम के बच्चे अंदर आ जाते हैं। गाबी एक लड़की को शूट कर देती है जिसकी वजह से सभी लोग बहुत गुस्सा होते हैं एंड वो गाबी एंड फाल्को को अपने साथ लेके चले जाते हैं पैराडाइज आइलैंड पे। इसी के साथ वहाँ पे और बाकी सारे टाइटन्स अपीयर होते हैं जैसे राइनर को तो एरन आराम से हरा देता है। जीक एरन की मदद करना चाहता है लेकिन उसको ठिकाने लगा दिया जाता है। वो जमीन पर गिरता है एंड इसको देख के एरन थोड़ा सा गुस्सा होता है एंड वो जीक को बचाने के लिए उस तरफ भाग रहा होता है, लेकिन तभी गाबी सामने आती है एंड वो शूट करती है। वो बुलेट डायरेक्ट एरन के गले पे लगता है एंड वो उसका गला जो है वो एकदम उड़ जाता है। उसका गला उड़ता उड़ता जीक के हाथ में गिरता है। इस टाइम पे सबको लग रहा था कि एरन मर चुका है, लेकिन एरन और जीक ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं पाथ पे। एरन को वहाँ पे ymir दिखती है एंड बैक इन प्रेजेंट एरन ट्रांसफॉर्म हो जाता है फाउंडिंग टाइटन में, जिसका साइज बहुत 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 बड़ा था। यहाँ तक कि समझो क्लोजल टाइटन से भी बहुत गुना बड़ा। सारी जितनी भी बाउंड्रीज थी सभी टूट जाती है एंड उनके अंदर से जितने भी क्लोजल टाइटन थे वो सभी बाहर निकलते हैं एंड चलना स्टार्ट कर देते हैं एंड इसी चीज को रम्बलिंग कहते हैं। उनका मेन ऑब्जेक्टिव था कि मार्ले को पूरा कुचल देना। एरन का सपना था कि वो एक ऐसी दुनिया बनाए जहाँ पे उसके दोस्त बिल्कुल आराम से रह सके और इसी चीज को पाने के लिए मार्ले के सभी लोगों को मारना बहुत ज्यादा ही जरूरी था। एरन सभी लोगों को पाथ में बुलाता है एंड सभी लोगों को सेम बात बताता है कि वो रम्बलिंग स्टार्ट कर चुका है एंड वो सभी लोगों को खत्म करने वाला है। एरन के सभी दोस्त भी वहाँ पे थे। एरन के सारे दोस्त उसको समझाने में लगे पड़े थे। तभी लिवाई सामने आता है एंड कहता है अगर तूने अभी ये चीजें बंद कर दी तो मैं तुझे 1-2 लाख घूस से मार के छोड़ दूंगा। अगेन एरन को कुछ फर्क नहीं पड़ता एंड वो कंटिन्यू रखता है अपनी रम्बलिंग को। लेकिन कुछ भी हो, एरन के दोस्तों को ऐसी आजादी नहीं चाहिए थी जिसको पाने के लिए बहुत सारे मासूम लोगों की जान जाए। वो लोग डिसाइड करते कि वो लोग एरन को समझाएंगे एंड उसको रोकने की अभी भी कोशिश करेंगे। तो बहुत मेहनत के बाद हांजी सान को खोने के बाद सब लोगों को एक प्लेन मिलता है जिस पे बैठ के वो लोग चले जाते हैं एरन के पास। एरन पूरे क्लोजल टाइटन की सेना लेके पहुंच चुका है मार्ले में एंड पूरे शहर को वो तबाह किए जा रहा था। वहाँ पे लाखों लोग मारे जाते हैं एंड ये 2 बच्चे भी जिनको पकड़ के एरन रो रहा था। तो आप समझ चुके हो क्यों वो रो रहा था। सब लोग अपनी जान बचाते हुए एक जगह पे जाके खड़े हो जाते हैं एंड वही उनकी आखिरी उम्मीद है। अगर एरन वहां तक पहुंच गए तो उनका पूरा गेम ओवर है, उनको कोई नहीं बचा सकता। तभी मिकासा एंड सभी की शिप वहां पे पहुंच जाती है एंड वो लैंड कर जाते हैं एरन के ऊपर। तो बस अभी के लिए यहीं तक। 4 नवंबर को आने वाला है अपना सीजन 4 का लास्ट पार्ट, वहीं पे देखना क्या होने वाला है। कुछ ही टाइम बचा हुआ है, एंजॉय करना वहाँ पे। और अगर चाहते हो कि 4 नवंबर वाले पार्ट को भी मैं यहाँ पे लेके आऊँ
तो कमेंट्स में टेक केयर एरन लिख देना। तो बाकी एरन के दोस्त उसको समझा पाते हैं कि नहीं, ये जल्दी हमें पता लगने वाला है। तो अगर यहाँ तक रुके हुए हो मतलब वीडियो पसंद आई है, और अगर ऐसी बात है तो इस वीडियो को लाइक कर देना ताकि ये और भी लोगों के पास पहुंच जाए आराम से, और सब्सक्राइब भी कर लेना ताकि आगे भी ऐसे कंटेंट मिल सके। इन छोटी चीजों से ज्यादा फर्क तो नहीं पड़ता, लेकिन इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है एंड चैनल को थोड़ा सा ग्रोथ। इस वीडियो को उन दोस्तों के पास शेयर कर देना जिनको अटैक ऑन टाइटन की स्टोरी नहीं समझ आई अभी तक, यहाँ तक कि वो लोग भी जिन्होंने अटैक ऑन टाइटन को नहीं देखा, लेकिन फिर भी वो लोग 4 नवंबर के लिए बहुत ज्यादा हाइप्ड है। तो ये पूरी स्टोरी का एक ओवरव्यू है। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत 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 धन्यवाद एंड अपना ध्यान रखो एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, सायोनारा।